नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक टॉपिक जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। विषय है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसकी चर्चा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चैप्टर 4.6, 4.7 एवं 4.8 में की गई है। दो तरह से सीखते हैं, एक किताबों से पढ़कर, दूसरा कर कर। जो सारे ज्ञान को किताबों से सीखना चाहता है वह ज्ञान के बोझ से अपने आप को लदा समझता है और वह हमेशा अपने आप को परेशान महसूस करता है। जबकि जो एक्सपीरियंस के द्वारा सीखता है, जो कर कर सीखना पसंद करता है, वह हमेशा खुश रहता है। लर्निंग है क्या? लर्निंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने अंदर नए स्किल को डेवलप करते हैं, अपनी समझ को विकसित करते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, हम अपने वैल्यूज़, एटीट्यूड और प्रेफरेंसेस को पहचान पाते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग वह सीखने का तरीका है जहां हम एक्सपीरियंस के द्वारा कुछ सीखते हैं, कुछ कर कर सीखते हैं। एक बच्चे को जब आग में सटने से रोका जाता है तो वह बार बार आग को छूना चाहता है, परंतु जब वह एक बार आग को छू लेता है तब वह इस बात को एक्सपीरियंस कर लेता है कि आग को छूना खतरनाक है, उसके लिए उचित नहीं है, और इस एक्सपीरियंस के बाद वह आग को नहीं छूता है। सीखने की कई प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा हम लोग सीखते हैं। जिन बातों को हम पढ़ते हैं उसका 10% सीखते हैं, सुनी गई चीज़ें 20% याद रहती हैं, जो हम देखते हैं उसे 30% तक सीखते हैं, लेकिन जिस चीज़ को हम देखते और सुनते दोनों हैं वह 50% हम सीखते हैं। जब किसी बात को हम डिस्कस करते हैं तो उसका 70% सीखते हैं, और जब हम लोग किसी बात को एक्सपीरियंस करते हैं तो उसके 80% को सीखते हैं। कुछ क्षेत्र बताए गए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जहां पर कि एक्सपीरियंस लर्निंग को एडॉप्ट करना है, अपनाना है। उसमें से पहला क्षेत्र है हमारा आर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग, जिसकी चर्चा चैप्टर 4.7 में की गई है। इसके द्वारा बताया गया है कि हम अपने कला के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जानेंगे। भारतीय कला और संस्कृति काफ़ी समृद्ध रही है और उसे हमें जानना, सीखना, समझना आवश्यक है। दूसरा है स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग, जिसकी चर्चा चैप्टर 4.8 में की गई है। खेल खेल में हम लोग अनेकों बातों सीखते हैं। आप अपने अच्छे दिनों को याद करें, अर्थात आप अपने बचपन को याद करें जब आप इस प्रकार के खेल खेला करते थे। कुछ खेल जो आप अभी अपने सामने देख रहे हैं ये सारे वैसे खेल हैं जो बचपन में हम खेला करते थे, और इन खेल खेल के माध्यम से ही हम लोग अपने अंदर अनेक गुणों का विकास करते चले गए। तो यही है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जहां हम लोग खेल के माध्यम से भी अच्छी अच्छी बातों को सीखते हैं। हमारे अंदर कई गुणों का विकास होता है। वे गुण हैं, हम सहयोग की भावना को सीखते हैं, अपने अंदर किस तरह की दशा और दिशा होनी चाहिए इसे तय करते हैं। हमारे अंदर आत्म अनुशासन की भावना आती है। टीम भावना से हम लोग खेल में काम करते हैं, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं और एक अच्छे नागरिक बनते हैं। तो खेल हमें एक अच्छे नागरिक बनाने में मदद करता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम एक स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ मानसिकता वाले नागरिक का विकास कर सकते हैं। आखिर खेल खेल में सीखने के पीछे जो एनईपी का उद्देश्य है वह है
कुछ चीज़ों को प्राप्त करना, जैसे है फिट इंडिया मूवमेंट। भारत सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है, जिसके द्वारा यह लक्ष्य है कि भारत के लोग स्वस्थ हों, सारे लोग का स्वास्थ्य अच्छा हो। यह होलिस्टिक डेवलपमेंट पर भी फोकस करता है, अर्थात हमारा सर्वांगीण विकास हो, ना केवल हम पढ़ने के क्षेत्र में आगे रहें बल्कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो। यह फिजिकल एवं साइकोलॉजिकल वेलबींग को प्रमोट करता है। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हमें स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। इसलिए खेल खेल के माध्यम से इन चीज़ों को हमें प्राप्त करना है। स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी, कहानी के माध्यम से हम अपने अंदर अनेक गुणों का विकास करते हैं। कहानी के जो पात्र होते हैं, उन पात्रों के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आप अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे तो बचपन में वो रामायण की कहानियाँ सुनते थे, मोहम्मद साहब की कहानियाँ सुनते थे। बचपन से ही हमें ऐसे वीर पुरुषों के, जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण जैसे लोगों की कहानियाँ सुनाई जाती है, जिससे हम लोग उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, उनके गुणों को अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करते हैं। इसमें आप कई सारे पिक्चर देख रहे हैं। पिक्चर के माध्यम से आप बच्चों के अंदर कई तरह के गुणों का विकास कर सकते हैं। आप उन्हें यह पिक्चर दें और दिखाएं और उन्हें बताएं कि आप इस पिक्चर के माध्यम पर से, तस्वीरों के माध्यम से कोई नई कहानी लिखें। और आप देखेंगे कि जितने भी बच्चे हैं वे कहानियाँ लिख रहे हैं और उनकी कहानियाँ एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। इसके माध्यम से वे कुछ कुछ सीखेंगे भी। अगला बात आता है स्टैंडर्ड पेडागोजी विद इन ईच सब्जेक्ट। एक ही विषय में अगर हम किसी विषय की चर्चा कर रहे हैं तो उन चीज़ों को एक दूसरे से कैसे हम जोड़ सकते हैं, और अगर हम उन चीज़ों को जोड़ें तो बच्चों को एक साथ विभिन्न चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। उसी प्रकार से रिलेशंस एमंग डिफरेंट सब्जेक्ट, अगर हम किसी विषय को पढ़ा रहे हैं, किसी विषय के बारे में बता रहे हैं, तो बच्चों से चर्चा करें, उनके अनुभव पूछें कि उसको लेकर क्या है। अगर हम लोग गंगा नदी की चर्चा कर रहे हैं तो वह कई विषयों का अंग हो सकता है कि गंगा का पानी को हम लोग श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें पवित्र मानते हैं। गंगा का पानी कभी भी उसके अंदर कीड़ा नहीं होता है, तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है? गंगा की नदी में बाढ़ क्यों आता है, इसको हम देखें। अगर किसी क्षेत्र में गंगा का नदी फैलता है तो उसके बाद उस भूमि की उर्वरा शक्ति का क्या होता है, किस तरह से यह पहाड़ों से निकलकर और समुद्र में जाकर मिलती है। तो कई विषय इसमें जुड़ सकते हैं। आखिर हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं? तो हम लोग किंडरगार्टन में इसका उपयोग कर सकते हैं, विद्यालय के अंदर इसका उपयोग किया जा सकता है, कॉलेज के अंदर इसका हो सकता है। इतना ही नहीं, हम लोग इसका उपयोग एडल्ट एजुकेशन, वयस्क शिक्षा में भी कर सकते हैं, अर्थात सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग हो सकता है। जब हम लोग लर्निंग की चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ पर बार्क लर्निंग स्टाइल को जानना जरूरी है। बार्क लर्निंग स्टाइल का मतलब होता है VARK। V मीन्स विजुअल, A मीन्स ऑडिटरी, R मीन्स रीडिंग और राइटिंग, और K मीन्स काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। तो हम लोग जब सीखते हैं तो वहाँ पर ये बार्क जो फार्मूला है वो काम करता है। देखें, हम लोग लेक्चर द्वारा 5% सीखते हैं,
रीडिंग पढ़ने के द्वारा 10%, ऑडियो विजुअल के माध्यम से 20%, डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से 30%, डिस्कशन के माध्यम से 50%, जब किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो 75%, और जब दूसरों को हम उसी चीज़ के बारे में बता दें, पढ़ा दें, तो हम लोग 90% सीखते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो एक्टिव लर्निंग है और कुछ ऐसे हैं जो पैसिव लर्निंग है। तो यहाँ पर एक्टिव लर्निंग या काइनेस्थेटिक लर्निंग पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि हम लोग प्रैक्टिस करें, हम लोग चीज़ों को और एक्सपीरियंस करें और उसके आधार पर सीखें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया है कि हम लोग असेसमेंट 3 तरह से करेंगे। एक तो असेसमेंट एज लर्निंग, दूसरा असेसमेंट ऑफ लर्निंग और तीसरा असेसमेंट फॉर लर्निंग। अर्थात हमारे केंद्र बिंदु में लर्निंग होगा और लर्निंग के रूप में उसका मूल्यांकन होगा, लर्निंग का मूल्यांकन होगा और लर्निंग के लिए होगा। अर्थात सभी केंद्र में अधिगम ही होगा। यहाँ पर सीखने सिखाने की बात होगी। अगर आप एक्सपीरियंस या लर्निंग को जानना समझना चाहते हैं तो आपके अंदर 4 एबिलिटीज होना चाहिए। एक तो एक्सपीरियंसिंग, दूसरा रिफ्लेक्टिंग, तीसरा थिंकिंग और चौथा एक्टिंग। इसका मतलब हुआ कि आप किसी भी एक्सपीरियंस में एक्टिवली इन्वॉल्व होइए। आप उस एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आपके अंदर उस एक्सपीरियंस को आना चाहिए, आप उसको के अंदर जो वो स्किल है वो डेवलप होना चाहिए, और फिर आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की जो प्रक्रिया है वो आनी चाहिए ताकि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग को हम एक बाइक चलाने से या बाइसिकल चलाने के माध्यम से सीख सकते हैं कि इसमें क्या है, चारों जो गुण हैं। जैसे रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत है कि वह पहले सोचे कि मुझे साइकिल पर या मोटरसाइकिल पर चढ़ना है, वह दूसरे को, व्यक्ति को बाइक पर देखे। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन का मतलब है उसके बाद वह उसके थ्योरी को समझे और बाइक का जो क्लियर कॉन्सेप्ट है वह अपने दिमाग में लाए। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस का तात्पर्य है वह प्रैक्टिकल टिप्स और टेक्निक जो एक बाइक चलाने में एक्सपर्ट है उससे प्राप्त करे, या उसे उस अनुभवी व्यक्ति से प्राप्त करना है जो अच्छी तरह से बाइक चलाना जानता है। और लास्ट है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, वह उसके बाद बाइक पर सवार हो और फिर वह उसको चलाए। इस तरह से वह एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्राप्त करता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बेहतर ढंग से समझने के लिए 5 प्रश्न आप पूछ सकते हैं। डिड यू नोटिस, क्या आपने ध्यान दिया? व्हाई डिड दैट हैपन, आखिर वह क्यों हुआ? डज दैट हैपन इन लाइफ, क्या यह जीवन में होता है? व्हाई डज दैट हैपन, अगर होता है तो वह क्यों होता है? हाउ कैन यू यूज दैट, और उन चीज़ों का आप उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो यह 5 प्रश्न हैं जो आपके एक्सपीरियंशियल लर्निंग को पूर्ण करने में मदद करता है। स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन तरीकों से अपने यहाँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग को अप्लाई करते हैं। देखिए कौन कौन से तरीके हैं। डिबेट के द्वारा, स्कूल कैंप के द्वारा, ड्रिल के द्वारा, कम्युनिटी सर्विस यानी समाज सामुदायिक सेवा के द्वारा, स्टडी टूर या एक्सकर्शन के द्वारा, केस स्टडीज के द्वारा, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट के द्वारा, रोल प्लेइंग के द्वारा, क्लासरूम गेम्स के द्वारा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ लाभ हैं। यह
विद्यार्थी को सीखने के प्रति एक उत्तरदायित्व विकसित करता है। लर्निंग का जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ाता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच एक लिंक स्थापित करता है। छात्रों को इस कार्य में सहभागिता आवश्यक होती है, तो छात्रों की सहभागिता इसमें बढ़ती है। कुछ अन्य लाभ भी हैं इसके। हमारे मेमोरी को बढ़ाता है। पूरे जीवन तक हमारे अंदर स्किल का डेवलपमेंट होता है। हम लोग वास्तविक दुनिया को अनुभव कर सकते हैं। हमारे जॉब के परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और साथ ही साथ क्रिएटिविटी की भी हमें उसमें अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होती है। पहले कहा जाता था, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन आज की बात वैसी नहीं है। खेलोगे कूदोगे पढ़ोगे लिखोगे तभी बनोगे नवाब। यानी हम लोग खेलेंगे भी, सीखेंगे भी और साथ साथ बढ़ेंगे भी और हम लोग ऊंचाइयों को छुएंगे भी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।